डॉक्टर देखिए, एक था जो पहले बातें कही जाती थी कि जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो 45 वर्ष के ऊपर आना चालू होते हैं। लेकिन अभी अचानक भी केस आता है, आप देखे होंगे कि बंदा जो फिट रहता है उसको भी हार्ट अटैक आ गया। अभी मैराथन का दौड़ हो रहा था नया रायपुर में, उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया। दूसरा केस हमें देखने को मिला लखनऊ के पास में, जिससे कि लगभग 19-20 साल का वेरी यंग अर्ली एज का लड़का था, उसे भी हार्ट अटैक आ गया। इस पे थोड़ा-सा प्रकाश आपसे लूँगा। तो आज की डेट पे उम्र काफ़ी जैसे देखेंगे हम लोग भी जैसे देख रहे हैं, तो पहले जो 40-45 के ऊपर के लोग रहते थे, आजकल 40 के वर्ष के नीचे भी हमको काफ़ी लोग हार्ट अटैक से ग्रसित मिल रहे हैं। इसके काफ़ी सारे जो कारण हैं, उनमें से सबसे प्रमुख कारण एक जो उठ के आता है वो है स्ट्रेस, दूसरा आता है जीवन शैली। पहले के मुकाबले में हमारी जीवन शैली एक तो चेयर पे बैठने वाली ज़्यादा हो गई है। नंबर 2 खान-पान उतना अच्छा रहा नहीं है और चूँकि हमारी शैली वैसे भी बैठने वाली हो गई है, सो उसका बर्नआउट उतना होता नहीं है। तो फैट डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ और हमारा स्ट्रेस फैक्टर्स, इसके साथ-साथ जो कोविड एनवायरनमेंट ने जो भी चेंजेज़ लाए हैं, वो सब मिला-जुला के ये चेंज ऑफ पैटर्न देखा गया है। अभी डॉक्टर निखिल, आपने कोविड के आने के बाद में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगे हैं। जी। पहला अगर आउट ऑफ वे ना हो तो पूछ लूँ कि ऐसा क्या चीज़ कोविड में दिखा जिसकी वज़ह से हार्ट अटैक के केसेस आप जैसे डॉक्टर भी बोलने लगे कि बढ़ रहे हैं, एक। तो और दूसरा, यदि कोविड एक फैक्टर हो रहा है इसे बढ़ाने का, तो प्रिकॉशन क्या होना चाहिए फिर? कोविड पर से एक फैक्टर रहा है क्योंकि कोविड के समय जैसे हमने देखा कि थोड़ी-सी ब्लड की जो थिकनेस है वो बढ़ गई। सो हुँ, इन्फेक्शंस में पर से जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो थोड़ा-सा खून अब ज़्यादा मोटा करने लग गए क्योंकि अब कोविड की दूसरी वैराइटीज़ वो हैं। बट सिर्फ़ कोविड के कारण ही अटैक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक उनके द्वारा एक दिया हुआ कारण है। जैसे कि कोविड हुआ, हुँ, वैसे ही कई इन्फेक्शंस और भी हार्ट अटैक बढ़ाते हैं। तो ये जनरल तौर पे इन्फेक्शंस हार्ट अटैक क्योंकि शरीर में जो इन्फेक्शन के कारण जो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स बढ़ते हैं, वो हमारे दिल के लिए घातक साबित होते हैं। तो जो ठीक। बने हुए ब्लॉक्स रहते हैं, उनके टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, एक समझ में आता था निखिल जी कि 45-50 के बाद में जो आप कहते हैं खून मोटा हो जाता था, जो आम भाषा में बातें हैं। मगर अर्ली एज पे खून मोटा होने के कारण। अर्ली एज में खून मोटा होने के कारण आज की डेट पे अगर आप देखेंगे, कई यंग लोगों के आप अगर लिपिड प्रोफाइल कराएँगे, तो हुँ, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल, उनका एलडीएल लेवल काफ़ी ज़्यादा आपको अनकंट्रोल्ड मिलेगा। दूसरा अर्ली एज में एक बहुत बड़ा कारण होता है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में हिस्ट्री रही है, तो हो सकता है हमें अर्ली एज में उसके फैक्टर्स देखने मिलें। हुँ, नंबर 3 कई बार अर्ली एज में हमको जैसे कभी कोई डेथ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो बोला जाता है कि वो हार्ट अटैक के कारण हुई है। हुँ, बट जो हार्ट अरेस्ट या जो कार्डियक अरेस्ट आया है, वो हुँ। हार्ट अटैक है या वो किसी और जेनेटिक बीमारी के कारण है, ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता तो कहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। 2 बातें आप लोग जब कार्डियोलॉजिस्ट बात करते हैं हार्ट में, तो 2 प्रकार के अटैक की बात करते हैं। एक होता है माइल्ड और एक होता है मेजर। जी, रिस्की किस केस को ज़्यादा माने? कोई भी अटैक रिस्की है, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे वो मेजर हो। हुँ, इसीलिए रिस्क कम और ज़्यादा के आकलन से ये नहीं होता है। वो जिसे कहते हैं ना कि एक समझाने की प्रक्रिया होती है कि माइल्ड और मेजर क्योंकि हम कई बार मेडिकल भाषा में जो हम लोग जो बताना चाहते हैं, जो प्रकार होते हैं अटैक्स के, अगर हम मेडिकल वर्ड्स में कहें, तो कोई भी एक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम 3 भाग में डिवाइड होता है, अनस्टेबल एंजाइना, एनस्टेमी और स्टेमी। तो आम तौर पे जो हम लेमैन भाषा में एक आम पब्लिक को समझाने के लिए बोलते हैं, तो अनस्टेबल एंजाइना, एनस्टेमी को हम माइनर अटैक कहते हैं, स्टेमी को मेजर अटैक कहते हैं। इसमें अगर अब मैं एक तरीके से पूरी जोड़-तोड़ करके देखूँ तो किसी का बीपी नॉर्मल है, किसी के हार्ट की मसल अभी भी पंपिंग फंक्शन ठीक है, तो ये सब जब चीज़ें रहती है तो हम उन्हें समझाने के लिए कि ठीक है, ये माइनर है क्योंकि अभी तक ये चीज़ें गिरी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं होता ये अभी गिरी नहीं है तो अगले क्षण नहीं गिरेंगी। हुँ। क्योंकि जब भी किसी को माइनर या मेजर अटैक आता है, तो शरीर के अंदर की जो प्रक्रिया है वो इतनी विचलित रहती हैं, कि पानी कभी दिया? भी हार्ट के रुकने का रिस्क ये बहुत पियो ना। हाई रहता है। देखिए जी, एक और प्रश्न मैं आपसे ले लेता हूँ। वो एक ये होता है जनरली जब आप लोग चेक करते हैं हार्ट को, और उसमें कई बार बोलते हैं नहीं यार अभी आपके 20% का ब्लॉकेज है, कभी बोलते हो 40% का ब्लॉकेज है, और कभी बोलते हो कि ये 70-80% का ब्लॉकेज हो गया है। इसको समझा दें
तो कि 80% तो ठीक है भैया, उसको तो आप एडमिट ही कर लोगे आईसीयू में, लेकिन जिसका 20-40 तक है, वो कितना डेंजर जोन में है। आम तौर पे इसको अगर हम नापने देखें, जब आम पब्लिक को अगर मैं बताऊं तो इसका पैमाना क्या है? वही बात बता रहा हूँ। जो परसेंटेजेस ऑफ ब्लॉक की बात हम करते हैं, आम पब्लिक को सबसे पहले एक तो ये जानना ज़रूरी है कि इको में जो परसेंटेज आता है पंपिंग फंक्शन का, वो ब्लॉक का परसेंटेज नहीं है, वो हार्ट के पंपिंग का परसेंटेज है। ब्लॉक का परसेंटेज सिर्फ़ और सिर्फ़ एंजियोग्राफी बताता है, इकोकार्डियोग्राफी नहीं बताता है। अब आते हैं जो एक्चुअल प्रश्न था कि ये जो ब्लॉक के परसेंटेज होते हैं, तो ब्लॉक का परसेंटेज जब भी 70% के नीचे है, तो हमारे पास समय है कि हम उस ब्लॉक को बढ़ने ना दें। पर इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली, हमें उस ब्लॉक की सतह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवाइयाँ, ब्लॉक के ऊपर खून का थक्का न जमे उसके लिए खून पतला करने की दवाइयाँ एवं इत्यादि दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। और साथ में सबसे प्रमुख जीवन शैली पे ध्यान रखना पड़ता है, ताकि क्योंकि जीवन शैली में स्ट्रेस हो या विभिन्न फैक्टर्स की वजह से अगर वो सतह टूटती है, तो फिर हमारा अटैक आना निश्चित हो जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएँ होती हैं जो कि 70% से ज़्यादा में आम तौर पे कॉमनली देख ली जाती हैं। अब 70% से ज़्यादा चूँकि आम तौर पे कॉमनली देख ली जाती हैं, तो इसीलिए उस समय हम उस पे स्टेंटिंग या बायपास का ही प्रेफ़रेंस लेते हैं। ठीक है। और नीचे 20% 40% में हमारा ये रहता है कि इसको हम कैसे भी करके कोशिश करें कि हम ये सारी प्रक्रियाएँ जो मैंने बताई उससे हम इनका बढ़ना रोकें। ठीक है। अ, आप भी ये मानते हैं कि एक हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारणों में से एक कारण स्ट्रेस है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल में। तो डॉक्टर साहब, एक सुझाव, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि थोड़ा-सा आप आज अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत समय हूँ। अगर मेरे किसी भी जो दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, जो जुड़े हुए हैं, इनके कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको कॉल बैक करके बुलाऊँगा। चलते-चलते बस एक सुझाव देके जाइए कि ठंड के मौसम है या नॉर्मल है, यूथ के लिए भी और ओल्ड एज के लिए भी, प्रिकॉशन क्या होना चाहिए? प्रिकॉशंस के रूप में जीवन शैली, हमेशा जीवन में 30 मिनट का स्वयं के लिए कोई एक्सरसाइज़ को अपनाएँ। नंबर 2, खान-पान में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल का सेवन हमेशा ज़्यादा रखें। नॉन-वेज या फिर जिसे बोलते हैं रेड मीट्स और ये सब का सेवन हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा ना करें। स्मोकिंग, अल्कोहल से दूरी बनाए रखें। इसके साथ-साथ अपने स्ट्रेस लेवल पे कंट्रोल करें। अगर हम ये जीवन शैली में अपना लेते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने दिल एवं अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू। चलिए, ये थे डॉक्टर निखिल मोती रामानी जी। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बातें बहुत कही है कि हमारी बदल रही है जीवन शैली, हम शायद फास्ट फूड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ हमारा कम हो चुका है। साथ ही साथ में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम अनावश्यक शायद स्ट्रेस ले रहे हैं, शायद इसकी वजह से भी जो हार्ट केसेस हैं, हार्ट अटैक के केसेस हैं, वो बढ़ रहे हैं। जीवन शैली की सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे पास में डॉक्टर सीपी सिन्हा साहब भी आ चुके हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर स्वागत है आपका। पर उस आपके पहले मैं चलता हूँ डॉक्टर पिंपले साहब के पास में। आप प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, रायपुर होम्योपैथी कॉलेज के। तो डॉक्टर पिंपले साहब, माइक को अनम्यूट करें सर। हम आपसे भी अभी तक आपने डॉक्टर निखिल मोती रमानी जी को सुना और चर्चाओं को आपने देखा। वो कहते हैं कि कहीं न कहीं स्ट्रेस का मामला ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं और खान-पान भी बदल रहा है, तो उसके कारण हमारे जो खून है वो नॉर्मल से ज़्यादा मोटा हो रहा है, थिकनेस बढ़ रही है, तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। अ, कुछ पॉइंट आपके हार्ट अटैक को लेकर के और दूसरा प्रिकॉशनरी के ऊपर में बात करेंगे। प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर दिलीप पिपले साहब। थैंक यू नरेंद्र पांडे जी, जी। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, हमारे यहाँ सीनियर जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट सर लोग हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे जो सम्मानीय दर्शक हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, ये एक मेजर पॉइंट आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। तो जिस प्रकार से अभी हमारे निखिल सर ने भी बताया हार्ट के बारे में, तो सबसे मेन चीज है कि जो हमारा हार्ट अटैक है वो सालों से हर एज ग्रुप में हो रहा है। मैक्सिमम हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, 50-60 साल की उम्र से सुनते आ रहे हैं, 60 से लेकर 50, 50 से 40, अभी हम 20 ईयर से भी सुन रहे हैं, 20, 30, 40।
तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि युवाओं में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। तो हार्ट अटैक को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हार्ट अटैक होने का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो हार्ट अटैक का सबसे मुख्य कारण होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में बहुत सारी डिसीज आती है। इस्केमिक हार्ट डिसीज, स्ट्रोक्स आता है, आपका कोरोनरी हार्ट डिसीज आती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आता है, वल्वुलर हार्ट डिसीज जो वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट के, उसके भी डिफेक्ट के कारण अटैक आता है। हमारे ऐसे नोड और एवी नोड जो हमारे पल्स को, हमारी धड़कनों को रेगुलेट करते हैं, जो कि एक अंदर पे बंडल्स होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं जो हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं, उसके भी फेलवर के कारण अटैक्स आते हैं, जिसके कारण हमको पेस मेकर लगाना पड़ता है। तो ऐसे कई कारण है हार्ट अटैक। लेकिन अब हम जाएंगे कि एज ग्रुप में तो हम समझ रहे हैं हार्ट अटैक हो रहा है, तो हार्ट अटैक के ये सब कारण किस लिए होते हैं, उसके कॉज समझना जरूरी है। क्योंकि हम पहले से समझेंगे नहीं तब हम यूथ को नहीं समझ पाएंगे क्यों हो रहा है। ठीक है पांडे जी। तो बेसिक जो है कॉजेस क्या है, तो मेन फैक्टर जो कॉजेस है वो लाइफ स्टाइल है। जो लाइफ स्टाइल में सब चीज आ जाता है। आदमी की लाइफ स्टाइल क्या है, स्मोकिंग है, आपका डायबिटीज है, डायबिटीज एक सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन हो गया लोगों को, ओवरवेट, ओबिसिटी, कई लोग ड्रग यूज करते हैं मरीजोना जैसे वीट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है लोगों के खाने पीने से, ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाता है, इरेगुलर स्लीप हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि 6 से 8 घंटा हमको आवर्स की नींद चाहिए, 6 to 8 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे से नीचे की नींद 20% रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ा देती है, ये सर्वे में है। तो नींद हो गया, इरेगुलर नींद हो गया, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हैवी नहीं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। सेकेंड है आपका टेंशन और एंजाइटी, जो स्ट्रेस आपको बताया निखिल सर ने, सबसे मेजर कारण आज स्ट्रेस भी हो रहा है। ठीक, फिर एक फैक्टर भी है सारे जिनके घर में हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, किसी का हार्ट रिदम का जो चेंज है, किसी किसी में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज बचपन से बाई बर्थ, कई लोगों में डक्टस आर्टेरियसिस से बहुत सारी हार्ट डिसीज बचपन से होती जो मालूम नहीं कभी अटैक का कारण बनती है। तो जो लाइफ स्टाइल बेसिकली है, तो ये सब कॉज है हार्ट अटैक के किसी भी एज ग्रुप में, नियर अबाउट 20 से लेकर 60, 70, 80 तक। अब हम आते हैं बेसिकली कि हमारे यंग यूथ है, ठीक, उसमें हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, तो वो समझना हमारा जो आज का टॉपिक है। क्योंकि यूथ को समझना पड़ेगा कि ये पहले भी होता आया है। देखिए, पहले भी, आज से कई समय पहले भी यूथ लोग हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए, सर्वे में मिलता है कुछ परसेंट थे, लेकिन उसका मीडिया नहीं होने के कारण, व्हाट्सएप नहीं होने के कारण, आपका ये सब मालूम नहीं होने के कारण हमको मालूम नहीं चलता। आजकल तो वीडियो चल रहा है, कहीं भी लाइव दिख रहा है, कोई गिर जा रहा है उसको दिखा रहे हैं, तो लोगों में और डर व्याप्त होते जा रहा है। हम कॉज ढूंढना नहीं चाहते कि यंग जैसे कोई एक्सपायर हुआ, तो उसके पीछे कॉज क्या था। क्या उसको कहीं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज थी, क्या उसको उसकी जो लाइफ स्टाइल स्ट्रेस में था वो, या किसी प्रकार का कोई ड्रग लिया था उसने, ये सब कॉज हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम केवल ये देखते हैं कि वो 30 साल का था, 37 साल का था, 40 साल का था और मर गया। इसके अलावा हम आगे जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हम यदि अमेरिकन हार्ट सोसाइटी, नेशनल इंडियन हार्ट एकेडमी और इन सब सर्वे में देखेंगे, डाटा में देखेंगे, तो ये परसेंटेज 2% धीरे धीरे हर साल यूथ में बढ़ता जा रहा हार्ट अटैक, 2% की इंक्रीज है। लेकिन अभी जो देखा गया है कि आप 2020 और 2021, 2020 में हार्ट अटैक यूथ में जितने थे 21 में कम हो गए, 2% कम हो गए थे, और 22 में 12% बढ़ गए, 22 में 12% बढ़ गए, और 23 में जो है 28% का राइज हो गया, 23 में यंग लोगों को। तो ये जो फ्लक्चुएशन अभी आया है, अब मेरा जो मानना है, मेरे जो रिसर्च मैंने भी किया है,
जी। ये एज ग्रुप जब आप बोल रहे हैं तो यूथ को आप किस एज ग्रुप में लेते हैं? हम्म। कहाँ से कहाँ तक? बिलो देन 45 एंड अबो देन 20-25। ठीक। ये एज ग्रुप वाले आज यदि हम मैक्सिमम 45 एज वाला लेंगे तो जी। आप 2023 से आप बैक जाइए, कहाँ पर जाएंगे आप? 1980 में। हम्म। 1980 में जाएंगे तो बिल्कुल। 1980 के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे लाइफ स्टाइल में? हमारे पास गैजेट्स आए हैं, मोबाइल्स आए हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैग्नेटिक रेज बढ़ी हैं, हम्म। 3G 2G 5G, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली में बढ़ी हुई। जी। तो इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा आज यूथ में जो बढ़ रहा है, हम्म। नशा बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोगों में चेंजेस आ रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा है। जी। अभी मैंने एक पेशेंट आया मेरे पास अभी, हार्डली वो 22 ओल्ड था, बाल झड़ने के लिए आया, मतलब हेयर फॉल के लिए मेरे पास आया। जी। उसके फादर लेके आए, उसके बाल बहुत झड़ गए थे। उसका मैंने बीपी चेक किया, मैं हमारे होम्योपैथी के अकॉर्डिंग तो बताऊंगा आपको कि हम्म। हम केस टेकिंग लेते हैं पूरा, उसका लाइफ स्टाइल से लेकर हर चीज का, है ना, हम्म। हाफ एन आवर का केस टेकिंग होता है। जी। आपको चौंकाने वाली बात यह आएगी कि उस लड़के का बीपी 180/110 है। उसको पता नहीं है, वो बाल झड़ने के लिए लेने आया है। जी। उसके फादर ने बोला कि ये बहुत ज्यादा, मतलब कुछ करता नहीं है। हम्म। उसका लाइफ स्टाइल मैंने देखा तो 180 to 110। जब हिस्ट्री में आया, उससे उसकी लाइफ स्टाइल पूछा तो उसके फादर ने बोला, उस समय आज से 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जी। वो 12 to 14 आवर्स 16 आवर्स केवल पबजी खेलता रहता, ओके। कंटिन्यूअस। खाना उसका क्या क्या आ गया आपका? इरेगुलर डाइट, हम्म। इरेगुलर स्लीप। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस टेंशन। जो गेम्स होता है उसमें, जो एक सैनिक जो काम करता है, देखिए आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, एक सैनिक जो काम करता है वो मोबाइल पर, वो पबजी में स्ट्रेस पालता है। एक सैनिक, हमारे देश के सैनिक को ट्रेनिंग मिलती है स्ट्रेस लेने की, लड़ाई करने की, फाइट करने की, जी। लेकिन वो सिर्फ बैठे बैठे उस स्ट्रेस को क्या कर रहा है? हम्म। मेंटेन कर रहा है। उसको मारो, उसको मारो, उसके दिमाग में वही चल रहा है जो सैनिक को चलता है। हम्म। वो स्ट्रेस बगैर किसी ट्रेनिंग के वो स्ट्रेस कर रहा है। वो धीरे धीरे उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज हो गया, उसको बीपी राइज हो गया उसका, हम्म। उसका अनियमित डाइट हो गई उसकी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, क्योंकि जी। इरेगुलर डाइट हो गई। स्लीपिंग में डिस्टर्ब हो गया, न्यूट्रिशन कम हो गया, बाल झड़ने लग गए उसके। अब हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लड़के को यदि यही स्ट्रेस रहता, मालूम नहीं चलता, तो 10-5 साल में यदि उसको अटैक आ जाता, तो हम्म। हम फिर बोलते कि एक हेल्दी युवा जो है वो क्या हो गया? हार्ट अटैक। आ गया। हम्म। कोई भी चीज आने के लिए कोई ना कोई कॉज जरूर होता है। तो ठीक है। मेरा ये मानना है कि जैसे हमारा हार्ट है, ऐसे नोड और एबी नोड जैसे चलता है, तो ये भी एक प्रकार के फाइबर है। और हमारे आसपास इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं हार्ट को इफेक्ट कर रही हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे यूथ में, और जिसका इस कैपेसिटी नहीं है हार्ट की कि उस लेवल को झेल सके, तो वो इफेक्ट होगा और उसको प्रॉब्लम आएगी यूथ को। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल हमको सुधारना है। जैसे आपने बोला प्रिकॉशन, तो सबसे मेन है, नींद लीजिए 6 से 8 घंटा। खान पीन में जो है, खाने पीने के रेगुलरिटीज रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हल्की एक्सरसाइज, ये सब बहुत मस्ट है यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहें, हार्ट अटैक से बचना चाहें। और एनुअली चेकअप कराते रहिए अपने बॉडी का, यही हमारा मानना है। बिल्कुल। क्या? थैंक यू डॉक्टर पिपलर साहब, थैंक यू। और मैं वेट कर रहा था कि इसमें संपर्क करते, लेकिन शायद किसी कारण से चले गए हैं डॉक्टर सिन्हा जी, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से आए थे। सर अगर किसी और नंबर से होंगे तो मुझे कमेंट्स लिख दीजिए, बट सिन्हा जी अपने नंबर पे नहीं दिख रहे हैं। तो बातें सर आपने जो कही, एक इंटरेस्टिंग चीज उठाई यहाँ पे, कि एक मेरी यूथ का जो एक रीजन था कि क्यों उसको अटैक आ रहा है। तो आपने बताया कि जब किसी और प्रॉब्लम को आया था, लेकिन उसको जो आपने बीपी नापा तो वो काफी हायर साइड पे था।
और जब हिस्ट्री ली, और इसमें एक अच्छी बात हुई कि होम्योपैथी के डॉक्टर हिस्ट्री काफी अच्छा लेते हैं और लंबा लेते हैं। एक अच्छी बात आप लोग के सामने तो आप लोगों ने निकाल के दिखाया, जिसमें से समझ में आया कि उसका इरेगुलर जो लाइफ स्टाइल है वो, और स्लीपिंग पैटर्न की वजह से जो स्ट्रेस उसने पाल रखा था कुछ ऑनलाइन गेम देखने की वजह से, एक रीजन था उसमें हार्ट हार्ट में प्रॉब्लम आने का और ये बीपी बढ़ने का। तो चले हम बात करेंगे। इसी बीच में हमारे पास में जसबीर जी का एक प्रश्न आया हुआ है, टीन एज में हार्ट अटैक क्यों आता है जबकि बंदा अच्छा खासा एक्सरसाइज भी करता रहता है? जसबीर जी बने रहिए, इंटरेस्टिंग सवाल है, कई लोगों के जहन में है, हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी केवल हमने 2 पॉइंट में देखा है। अभी तो हम एक और पॉइंट पे चलेंगे और मैं बात करूं, तब तक फिर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता भी जी आएंगे, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। हार्ट अटैक, स्ट्रेस, डिप्रेशन आने के लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, या जितनी बातें डॉक्टर पिंपले साहब ने या फिर निखिल मोती रमानी जी ने की है उसमें कुछ वो ऐड भी करेंगे। तो जसबीर जी आप बने रहेंगे, जरूर आपको आपके इस प्रश्न का समाधान बड़े अच्छे से मिलेगा, पर तब तक आप इंतजार करेंगे। पिंपले साहब आप भी बने रहेंगे, और जी, जी। अभी तो टॉपिक चालू हुआ है, हम इसमें कन्वर्सेशन भी लेकर के आएंगे और चैट में आएंगे, एक दूसरे के प्रश्नों का समाधान भी होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास जितने भी ऑडियंस है, प्लीज चैट बॉक्स पे मुझे लिखते जाइए, ताकि हमारे साथ जो गेस्ट होस्ट बैठे हैं वे आपके प्रश्नों का भी उत्तर देते चले जाए। धन्यवाद सलूजा जी। बीच बीच में मैं ले आता हूँ, और हमारे साथ में है, खान पान की बात बहुत हुई है, लाइफस्टाइल बहुत होती है, लाइफस्टाइल में डाइट का बड़ा जरूरत होता है, और जो यंग एज होता है वो न्यूट्रिशन को लेके बड़ा अलर्ट होता है। डॉक्टर श्वेता छाबड़ा हमारे साथ हैं, रायपुर की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो मैं डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी को करता हूँ आमंत्रित। डॉक्टर श्वेता जी, स्वागत है अभिनंदन आपका। आप कंटिन्यू बनी हुई थी, पूरे प्रोग्राम को आप देख और सुन रही थी बड़े उससे, और जिस तरह से डॉक्टर निखिल मोती रमानी ने भी जहाँ पे बातें रखी, लाइफ स्टाइल की बात कही है उन्होंने भी, कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेटरी हो गई है। सेकंड थिंग, खान पान को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। वो वही खाना पसंद करते हैं जो टीवी में अपने मॉडल्स को, अपने हीरोज को देखते हैं कि बस वैसा ही फिट स्लिम ट्रिम मैं हो जाऊंगा, लेकिन शायद वो खाना जो दिखाते हैं, अब वो खाना उन्हें उस ओर तो बिल्कुल नहीं ले जाता है। अगर मैं कुछ कुछ टीवी एड की बात करूं, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं मूवी में और उस पे, तो वो तो कई बार जहर की ओर भी ले जाते हैं, क्योंकि और प्यास बढ़ाओ, और क्या है, बोलो जुआ केसरी, ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हैं, और इवन वो कुरकुरे और चिप्स के भी आते हैं। फिलहाल हार्ट अटैक जैसी बीमारी और बीपी जैसी बीमारी जिससे हार्ट अटैक आता है, खून मोटा हो रहा है, तो इस पे एक डाइटिशियन के रूप में पहले बात करूंगा, न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में मैं बाद में आऊंगा। तो डाइटिशियन के रूप में हार्ट की बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला टॉपिक यूथ को, देन फिर मैं ओल्ड एज के भी आ जाऊंगा। तो पहले यूथ को क्या करना चाहिए कि वे हार्ट की इस गंभीर बीमारी से अपने आप को थोड़ा सा बचा के चले? डॉक्टर श्वेता जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। हमारे साथ में शायद सर आ गए थे। सर मैं आपको याद कर रहा था, मैं अब डॉक्टर श्वेता जी के बाद में मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर सिन्हा जी आप आ चुके हैं मेरे ख्याल से, मैं कॉल कर रहा था पर आप शायद लेफ्ट कर गए थे। मैं आपको मैडम श्वेता जी के बाद में कॉल करता, सर प्लीज बने रहिएगा। जी डॉक्टर श्वेता। अ, जैसे कि आपने बोला हार्ट अटैक युवाओं को बहुत आ रहा है, ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है और पूरा-पूरा लाइफ़स्टाइल से डिपेंडेंट होता है। जेनेटिकली कुछ लोगों का ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है अगर जीन्स में रहता है, बट लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करेंगे, तो वो चांसेस भी कम हो जाएँगे। तो इसमें सबसे जो बड़ा थंब रूल है, डाइट के पहले जो मैं बोलना चाहूँगी, डोंट कॉपी अदर्स। तो क्या होता है जो आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है युवा पे, यूथ जनरेशन पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो लोग ये फॉलो करेंगे कि डोंट कॉपी अदर्स इन मैटर ऑफ डाइट, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और उसके लिए उनको समझना होगा कि जैसे वो लोग किसी और के कपड़े नहीं पहन सकते, उसी तरीके से वो किसी और की डाइट नहीं फॉलो कर सकते। अगर किसी को कोई खान-पान सूट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उन्हें भी वो सूट करे। और जो दूसरा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों का आजकल प्रोटीन को लेके,
कि ब्लाइंडली जो वो लोग प्रोटीन इनटेक करते हैं अपनी मसल्स बनाने के लिए, उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो घर में ही बहुत सारी प्रोटीन वाली चीज़ें अवेलेबल हैं, जो वो खा के अपनी हेल्दी मसल्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जिम गए हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं। तो हैप्पी हार्ट के लिए जो डाइट का थंब रूल है, गुड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर, बहुत सारा पानी पीना और चाय और कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन कम करना। तो ये 5 थंब रूल हैं, सुनने में शायद डिफ़िकल्ट लगें, बट जब फ़ॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि खाते तो हम यही सब हैं, बट उसकी सही जानकारी नहीं होती लोगों को। लोगों को लगता है कि रेडीमेड चीज़ें खा के और हम तंदुरुस्त हो जाएँगे। दूसरा, जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं वो ज़ीरो ऑयल, कोलेस्टेरॉल फ्री, शुगर फ्री, ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और जो हार्ट अटैक या जो हार्ट बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, उसका एक कारण पैकेज्ड फूड भी है। हो सकता है कि मैं हेल्दी लेने जाऊँ, हो सकता है मैं कोलेस्टेरॉल फ्री ले रही हूँ, बट वो है तो पैकेज्ड फूड ही ना। तो जितना हो सके पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। आपने लेज़, कुरकुरे इन सब की बात करी, बट एक ब्रेड भी अगर ज़्यादा यूज़ की जाए अपनी डाइट में तो वो भी है तो पैकेज्ड फूड। अगर केचअप भी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी है तो पैकेज्ड फूड। ऑयल और तेल तो बहुत लोग कम कर लेते हैं, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, वज़न बढ़ता है। इनविजिबल फैट जो हमारे कई खान-पान में होता है, क्या उसको लोग कम करते हैं? हाँ, बहुत बड़ा श्वेता जी, क्वेश्चन है। आपने एक बहुत बड़ी बात की और वाक़ई ये आई ओपनिंग है। मैं एक प्रश्न यहाँ पे आपको लेना चाह रहा हूँ। पूरी जगह पे हर डॉक्टर्स बात करते हैं, डायटीशियन बात करते हैं, आप भी कह रहे हो कि हमें ऑयल कम करना चाहिए। सभी लोग कहते हैं इसको कि आपको ऑयल किसी भी डॉक्टर पास जाओ, अभी मेरी माँ को भी प्रॉब्लम था, शी वाज़ इन मुंबई, उनको भी डॉक्टर ने कहा कि देखिए माताजी आपको ना तेल वाली चीज़ें बंद करना है, तेल बिल्कुल बंद करना है। ओके। बट अभी जो अब तेल ज़्यादा हानिकारक है या जो हम पैक्ड फूड खा रहे हैं, इवन जो हम बाहर से खाना मँगाते हैं अ, वो ज़्यादा खतरनाक होंगे? आपने तो बहुत बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन किया क्योंकि है तो दोनों ही खाने हानिकारक, बट अगर आप घर का तला हुआ खा रहे हैं ना, तो वो इतना हानिकारक नहीं है जितना बाहर का तला हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर के तली हुई चीज़ों में ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, हुँ, क्योंकि वो तेल बार-बार, बार-बार, बार-बार यूज़ हो रहा है। जी। तो हर तेल का एक अपना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो वो किस तरीके से कौन-सा तेल कब इस्तेमाल करना है, कौन-सा तेल हमें सब्ज़ी में इस्तेमाल करना है, कौन-सा सैलेड में इस्तेमाल करना है, कौन-सा तली हुई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए, अब एक ये बात आपने कह दी, हम यहाँ पे आपकी बात पे समझ जाते हैं कि हमें बाहर की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है और ख़ास करके जो पैक्ड फूड है। पैक्ड फूड पैक्ड है। फूड में क्योंकि प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं तो और हानिकारक हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और आपने उनमें कोई ना कोई तरीके का तेल, चाहे वो बटर हो गया, चाहे ऑयल हो गया, चाहे डालडा हो गया, वो ज़रूर इस्तेमाल होता है हुँ। क्योंकि बिना उसके बाहर की कोई भी चीज़ बनाई नहीं जा सकती। जी। अब एक जो बातें आती थी, हम आ रहे हैं न्यूट्रिशन क्योंकि एक प्रश्न आ चुका था जसवीर सलूजा जी का था, वो ये था कि जिम में एक्सरसाइज करने के बाद भी लोगों को अटैक क्यों आ जाते हैं? अब जितने जिम में आदमी जाता है, मसल्स बनाया जाता है और अभी आपने भी एक तरह इशारा किया कि हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, फाइबर्स वगैरह भी ले। तो प्रोटीन को वही देखता है जो उसका एक आइडियल हीरो या जिसको वो फॉलो कर रहे हैं मसल बिल्डअप के लिए बॉडी बिल्डर होगा उसकी फोटो को देख करके वो उस टाइप का प्रोटीन सप्लीमेंट ले आता है। अब डाइटिशियन से आगे बढ़ता हूँ न्यूट्रिशनिस्ट के पास, डॉक्टर छाबड़ा जी के पास में, वो ये बताएं कि किस प्रकार के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आवश्यकता होनी चाहिए यूथ को और कैसा होना चाहिए, किससे रिकमेंडेशन हो और कहाँ लेना आवश्यक और कहाँ नहीं लेना चाहिए उसे? तो बेसिकली जब अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है 0.6 ग्राम से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और अगर आप
हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो 1.2 ग्राम से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब इसमें मैं कहूँ कि 30 ग्राम दाल में आपका 7 ग्राम प्रोटीन होता है या 1 अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, तो पूरी-पूरी कोशिश करें कि घर का प्रोटीन लें और इतना प्रोटीन लेने के पहले अपना यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन ज़रूर चेक करें। ये मैं घर पे प्रोटीन लेने के लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप कोई सप्लीमेंट्स खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट, तो प्रेफ़र करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन या व्हे प्रोटीन, पर वो भी तभी लें जब आपका यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन रेंज में हो। और किसी भी प्रोटीन को लेने के साथ-साथ आपको उसके साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है, और एक टाइम में 15 ग्राम से 20 ग्राम ही लें, स्कूप जो आते हैं लोग प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रोटीन एक बार में बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, और वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन फैट में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू। तो क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल। दूसरा, खाली पेट जिम ना जाएँ। लोगों को कई बार एसिडिटी का पेन या फिर स्टमक में पेन हो रहा है, वो लोग समझ नहीं पाते। खाली पेट बहुत हेवी एक्सरसाइज कर ली और वो उनके स्टैमिना के बाहर है, तो भी लोगों को दर्द हो जाता है कई बार जिम में। डॉक्टर श्वेता जी, एक क्वेश्चन किया है जसपाल सलूजा जी ने आपसे कि डॉक्टर छाबरा, आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन वर्जिन कोकोनट ऑयल। बिल्कुल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत लोग खाली पेट इसको ले रहे हैं, और बट क्वांटिटी ध्यान दें। अगर आपको थायराइड है या फिर कुछ एसिडिटी का इश्यू है, उसमें कोकोनट ऑयल बहुत हेल्प करता है। खाली पेट बहुत सारे लोग आजकल ऑयल से कुल्ला करके उसको थ्रो भी कर रहे हैं। इसको हम ऑयल थेरेपी भी बोलते हैं। बट ऑयल का दिन भर में कंजम्पशन केवल 3 टू 4 टीस्पून ही होना चाहिए। इसमें आपका हर टाइप का ऑयल आ जाएगा, इसी में घी भी आ जाएगा। तो अगर आप खाली पेट 1 टीस्पून ऑयल ये ले रहे हैं, तो दिन भर में बाकी के ऑयल की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, इस ऑयल का बैलेंस रखने के लिए दिन भर। थैंक यू। मेरे ख्याल से संतुष्ट जवाब से अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर अरविंद से डॉक्टर सीपी सिन्हा जी यहाँ मौजूद हैं, बीच में फिर आए थे, फिर किसी कारण से लेफ्ट हो गए। डॉक्टर सीपी सिन्हा जी, आप हैं क्या यहाँ पे किसी और नंबर से, किसी और नाम से? शायद नहीं है डॉक्टर सीपी सिन्हा जी। तो इसके पहले कि मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के पास चलूं, डॉक्टर श्वेता जी अगर आप बने रहेंगे, टिप्स जब से बता हुआ है, क्योंकि एक विधा पे भी हमने बात किया है, हमने एलोपैथ की बात कर ली, रीजन क्या है सब कह रहे हैं, कहीं है हम आप डाइट और न्यूट्रिशन में लिया, आपने एक पॉइंट बताया फिजिकल, क्योंकि स्ट्रेस की जब बात आती है तो एक पॉइंट छूट जाता है, वो है क्वांटम का। क्वांटम मेडिसिन है, क्वांटम हीलिंग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलीफ दे रहा है, ध्यान है, मेडिटेशन है। तो थोड़ा सा बात मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को फिर बाद में ले आऊंगा, उसके पहले मैं नेचुरोपैथिस्ट के पास भी चल लूं। डॉक्टर संस्कृति, अगर आप हैं तो निवेदन है, प्रकट हो जाए आप भी कैमरे के सामने में। तो हम आपको ओपिनियन जानना चाहेंगे कि हार्ट की बीमारी अगर किसी को हो रही है, या किसी अभी सभी चीज बता दी है, डॉक्टर श्वेता ने भी बता दिया कि लोगों को खान पान है उस पर चेंजेस लाना है। चलिए, अटैक ना हो, क्योंकि सभी के सब अनहाइजेनिक हो चुके हैं, खाना अनहेल्दी खा रहे हैं, अब ये पता है, अब मजबूरी है। डॉक्टर साहब, आपने तो कह दिया कि घर का बना हुआ है खाइए, अब लेकिन क्या करेंगे, अगर घर पे कोई नहीं है तो अकेले बनाया भी नहीं जाता। और फिर बनाने में दिक्कत ये है श्वेता जी कि मन तो अभी कर रहा है खाना खाने का, समोसे गर्मा गर्म हो, और बनाने में, उसको तैयार करने में मुझे 2 घंटे लगने वाले हैं, तब तक तो मन चला जाता है, तो बाहर से समोसा नहीं, नहीं, मंगा बाहर के भी मैं हेल्दी ऑप्शंस बाद में बता दूँगी। राइट। तो कुछ ऐसे भी बाहर के देखने पड़ेंगे, पर डॉक्टर संस्कृति प्लीज। जी सर, नेचुरोपैथी हमेशा ये बताता है हार्ट अटैक में कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। दूसरी बात है कि नेचुरोपैथी नेचर के साथ अगर आप जिएंगे तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसका मूल सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल ही है कि आपका जो रोग है, रोग का कारण है और जिस जगह पे वो पैदा होती है, वहीं से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। ये नेचुरोपैथी में कहा गया है, रोग की चिकित्सा मत करो, रोगी की चिकित्सा करो। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें हार्ट अटैक के लिए प्रिवेंशन के लिए नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीजें जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो है आपका
मैं बहुत इम्पोर्टेंट और मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट देखे हैं जो हमारे पास किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मैम अटैक आया था, माइनर अटैक आया था, वो एडमिट थे, तो वो अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट पे और इसमें नेचुरोपैथी का रोल जो है, इसमें काफ़ी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कंडीशन को स्टेबल रखते हैं, ना अगर वो बिल्कुल भी धीरे-धीरे हमेशा कोई भी डिज़ीज़ को देखा गया है कि वो बढ़ते जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी देखिए कितने बड़े एक्ट्रेस जो हार्ट अटैक से खत्म हो गए। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे, तो इसका रीज़न ही ये है कि आपको जब बीमारी पैदा होती है, जहाँ से उत्पन्न होती है, हम लोग एकदम से स्ट्रेस लेवल पे भागने लगते हैं। नेचुरोपैथी बताता है कि सबसे पहले आप प्रिकॉशन, डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप बॉडी का करते हैं, तो आपका डिज़ीज़ बढ़ना बंद हो जाता है और जब बढ़ना बंद होता है, तो वो धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपका स्टेबल रखना कोई भी डिज़ीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूँ, नेचुरोपैथी में ये इतना इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिक बन रहा है, उसको बनने से रोकना, वो नेचर सिखाता है। दूसरा है आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि चेस्ट पैक होता है। चेस्ट पैक अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी जिसको बोला जाता है, हाइड्रोथेरेपी, ये भी काफ़ी बड़ा है, नेक्स्ट कभी सेशन में बताएँगे। लेकिन ये ट्रीटमेंट पर्पज़ से है कि चेस्ट पैक जो है, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जो भी आपकी नाड़ियाँ नर्व जो है ब्लॉकेज आ रहा है, वहाँ पे ये वैसोडायलेटेशन, वैसोकंस्ट्रक्शन करके उस जगह में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की प्रकृति को बढ़ा देता है। तो एक हो गया आपका चेस्ट पैक, दूसरा है मड बाथ। मड थेरेपी बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़ा रोल है कि मड बाथ क्या करता है कि आपकी बॉडी में जैसे बोला जाता है ना कि आज के डेट में मिट्टी को माँ माना गया है। आज कोई भी चीज़ आप मिट्टी पे डाल दें, अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि अगर एक चूहा कहीं पे मर गया है तो हम 1 मिनट नहीं रह सकते हैं, उसके स्मेल से। लेकिन आपने देखा होगा कि मिट्टी में कोई भी चीज़ डाला जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही मड बाथ लेने से हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स का जो कमी है, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जिंक कहाँ से मिलेगा? वो मड बाथ से। तो कहने का मतलब है जितना डाइट का रोल है, उतना ही थेरेपी का भी रोल है, कि वो आपकी बॉडी के टॉक्सिक को निकाल देता है। तो मड बाथ का वो है सन बाथ। कि अगर आपके पूरे शरीर से स्वेटिंग हो जाएगा तो बहुत सारे टॉक्सिक आपकी बॉडी से निकल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो सनबाथ का बहुत बड़ा रोल है। एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने डेली हथेलियों को एक्यूप्रेशर करें 5 मिनट्स, पूरी बॉडी में आपकी एनर्जी जितने भी मेरिडियंस ब्लॉक हैं वो ओपन हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। कलर थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, डिफरेंट कलर्स ट्रीटमेंट्स हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। और वाटर ट्रीटमेंट, डिफरेंट अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड बाथ है, शावर है, उसका भी टेम्परेचर वाइज ट्रीटमेंट्स में बहुत बड़ा रोल है। और मैं यहाँ पॉजिटिव हेल्थ जोन में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट जो है हम हार्ट के पेशेंट को प्लान कर रहे हैं, वो है साइकोनेरोबिक्स मेडिटेशन, चक्र हीलिंग। नेचुरोपैथी हमेशा ये बताता है कि ये 5 एलिमेंट से आपका ट्रीटमेंट करते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, इसी से ही आपका, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, उसी से ही आपका इलाज होगा। तो जहाँ पे रोग पैदा हो रहा है, रोग का कारण भी एक है, रोग का ट्रीटमेंट भी एक है। तो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन और रीजेनरेशन ट्रीटमेंट्स है आपका। साइकोनेरोबिक्स जो हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में करवा रहे हैं, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपका जो रूट कॉज है, कि आपकी डिजीज जहां से पैदा हुई है, उसी पे ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जो आपके 7 चक्र हैं, 7 चक्र अलग-अलग डॉक्टर्स हैं और अलग-अलग डिजीज वहां से उत्पन्न होती है। तो जब आप अपने 7 चक्र को अलाइन कर लेते हैं, तो आपकी बहुत सारी डिजीज ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें
हार्ट चक्र में जितने भी ब्लॉकेज हैं वो माइंड के थ्रू ब्लॉकेज आ रहा है। तो आप माइंड के थ्रू उस चीज को ग्रीन कलर के थ्रू, उसमें एक मेडिटेशन के थ्रू आप साइकोनेरोबिक्स चक्र में, जिसमें उसका मुद्रा होता है, कलर होते हैं, उसको विजुअलाइज करना है और कुछ कमांड होते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन हम यहाँ पे पेशेंट को करवाते हैं और इससे काफी रिजल्ट देखा गया है लोगों को, जिससे कि वो उनका, जैसे सर अभी बता रहे थे कि लाइफस्टाइल खराब है, स्लीप पैटर्न खराब है, तो हम उसी पे काम करते हैं कि भई उनकी नींद भी बहुत अच्छी हो जाए, जितने भी ब्लॉकेज है वो भी ओपन हो जाए। तो इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है आपका योग और प्राणायाम। तो प्राणायाम में अनुलोम-विलोम प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है कि डेली आप 5 मिनट्स अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल, मुझे ऐसा लगता है कि हर डिज़ीज़ जहाँ से शुरू होती है वो उसका रोल है स्ट्रेस। तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और जितने भी ब्लॉकेज हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक आसन है जो हमें डेली अपने लाइफ़स्टाइल में शामिल करना चाहिए और 90 मिनट्स का एक वर्कआउट जो है वो आप डेली करें, जिससे कि आपके फिज़िकल एक्टिविटीज़ बनी रहे और सारे जो भी बॉडी के ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाएँ। नेचुरोपैथी ये भी बताता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपका पेट ठीक है, तो आप बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो उसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पेट ठीक रहेगा तो आपका ये हार्ट अटैक मीन्स कंजेशन होता है, उसके कारण भी ठीक से आपका ऑर्गन्स फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो नेचुरोपैथी आपके ऑर्गन्स के फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन में एक और भी ऐसी टेक्निक है, जो है आपका जीडीवी और वेदा पल्स, कि हम यहाँ पे आपके मेरिडियंस को, आपके लाइफ फोर्स एनर्जी को और आपके ऑर्गन्स की एनर्जी को चेक करते हैं। और प्रिवेंशन के लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप 6 टू 8 मंथ पहले ही जान सकते हैं कि आपके हार्ट में कोई वहाँ की एनर्जी ब्लॉकेज तो नहीं है, वहाँ की लाइफ फोर्स एनर्जी कम तो नहीं हो रही या ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर आप उसको पहले से ही समझ जाएँगे तो आप इस पे कुछ ऐसी टेक्निक है, नेचुरल टेक्निक, जिससे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरा है आपका वेदा पल्स, नाड़ी टेस्ट, कि हम वैसा डाइट, आपका पर्सनलाइज़ कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान करते हैं कि जिस प्रकृति के, जिस नेचर के, मैंने पहले ही बोला नेचर, जैसा आपका नेचर है आपको वैसे ही जीना चाहिए। तो आपका लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये भी आपको इससे पता चल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सरस्वती, बहुत सारी बातें की। सबसे पहला बात तो कि नेचर के करीब जाना चाहिए, वहां से आपने शुरुआत किया। पंच महाभूत से बना शरीर, पंच महाभूतों को बैलेंस करना होगा, लेकिन लास्ट में आप क्लोज करते हो नेचर की ओर कि नेचर क्या है। तो सबसे पहले अपनी प्रकृति को समझो, अपना ही महाभूतों को समझो, खुद के अंदर झांको। यहाँ कहा आपने, ध्यान की ओर जाने की बात कह दी आपने, योगा भी बताया, बहुत सारी थेरेपी बताई कि मिट्टी के साथ भी होना चाहिए, जल के साथ भी होना चाहिए, आकाश के साथ भी आपको चले और वायु के साथ भी चले। साथ ही साथ में आपने एनर्जी सेंटर और सातों चक्र की बात करी जो आपके पॉजिटिव हेल्थ में होता है। और महत्वपूर्ण बातें आपके समझ में आई कि पेट से होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा विज्ञापन याद आता है, वो शायद हमारे एक मशहूर हास्य कलाकार का था। तो वो कहते थे कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो वो बातें मुझे आपकी याद है, बिल्कुल सही है कि अगर पेट से भी संबंध है, और शायद एक रीजन ये भी होता है, कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं और पेट सही नहीं तो मन सही नहीं, मन सही नहीं होगा तो स्ट्रेस भी आएगा। अब चलेंगे हर विधा की ओर। मैं इंतजार तो करता रहा, लेकिन शायद कहीं व्यस्त है डॉक्टर सिन्हा साहब, जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से आने वाले थे, पर कोई बात नहीं। ये सारी बातें हमने एक तो कर ली। ये हमारा एक यूं कहा जाए कि चिकित्सा विज्ञान का एक पार्ट रहा, जिसमें हमने न्यूट्रिशिस्ट को भी शामिल किया, जिसमें डाइटिशियन रहे, जिसमें नेचुरोपैथिस्ट रहे, योगा थेरेपी की बात हो गई, होम्योपैथी हमने बात कर ली। हम आयुर्वेद से करना चाह रहे थे लेकिन अभी मौजूद नहीं हो पाए, हमने होम्योपैथी की भी बात कर ली है। एक पॉइंट छूटता है जिसपे अब पूरा विश्व काम कर रहा है, बड़ी तेजी से काम कर रहा है, वो है क्वांटम मेडिसिन की, एनर्जी साइंस की। तो इसी बात पे याद आती है कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आप इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को समझना चाहते हो तो आपको उसके फ्रीक्वेंसी के रूप में, उसके वाइब्रेशन के रूप में समझना होगा।
क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है जिसके डिप्लाइट होने या बढ़ने से प्रॉब्लम होती है, जिसकी बातें अभी यहाँ पे संस्कृति जी भी कर रही थी, वो क्या चीज है जिसको आपको नापना जरूरी है, ऐसा क्या चीज जो प्रिकॉशन लिया जाए। तो इन समस्त बातों पे और खास करके नई विधा क्वांटम मेडिसिन के ऊपर में हम बात करेंगे आज। और क्वांटम मेडिसिन का या क्वांटम हीलिंग की बात हुई तो क्वांटम हीलिंग की भी ओर जाएंगे। इसका आज की बीमारियों से या जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस है इससे क्या संबंध है, इस पे भी करेंगे। जसवीर जी, जो आपका प्रश्न रहा, कोविड और हार्ट अटैक का क्या संबंध है, पोस्ट कोविड के बाद में हार्ट अटैक की संभावना जो यूथ में बढ़ रही, क्या एक कारण है, जैसा कि निखिल मुखिलामानी ने कहा था, उसका भी आंसर हम यहीं पे कोशिश करेंगे लेने का। और साथ में जो आपका था टीन एज में जो हार्ट अटैक आ रहा है जबकि लंबी एक्सरसाइज करता है, डाइट को भी फॉलो करता है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ गई यूथ के अंदर में। जरूर। तो मैं बुलाऊंगा अब डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को, जो इस समय क्वांटम मेडिसिन के ऊपर में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सर। बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है आपने, थैंक यू। क्योंकि इस विषय पर ध्यान लाना बहुत ही जरूरी था कि लगातार देखने को मिल रहा है कोविड के बाद से कुछ एक्सर्शन होने से इमीडिएट हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो रहा है। चाहे वो जिम की बात हो, चाहे वो मैराथन की बात हो, चाहे वो गरबा की बात हो। गुजरात में देखने को मिला, दिल्ली में देखने को मिला, और अब कुछ दिन पहले रायपुर में भी देखने को मिला। ये तो कुछ केसेस हैं जो लाइमलाइट में या न्यूज में आ पाए। ऐसे बहुत सारे न्यूज तो न्यूज़पेपर तक पहुंच ही नहीं पाई। बिल्कुल समझना होगा हमें डिजीज को और ह्यूमन बीइंग को एक नए एस्पेक्ट से, अगर हम इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्यों हो रही हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग के दो पार्ट हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन जो है वो फिजिकल पार्ट है और बीइंग उसका मेटाफिजिकल पार्ट है। बीइंग के अंदर में हमारी 4 बॉडीज और आती हैं जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एनर्जी बॉडी है। फर्स्ट लेयर जो है वो है फिजिकल बॉडी, सेकंड लेयर जो है वो है एनर्जी बॉडी, थर्ड लेयर है मेंटल बॉडी, फोर्थ लेयर है इंटेलेक्ट बॉडी, और फिफ्थ है जो हम कह रहे हैं ब्लिसफुल बॉडी। वैदिक विज्ञान में इन्हें 5 कोश कहा गया, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है ये 5 लेयर्स हैं एनर्जी की, जिसे हम मिलाकर बायोफील्ड कह सकते हैं। और अब इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग एक एनर्जी बीइंग भी है, उसका एक एनर्जी पार्ट भी है, और ये एनर्जी 24/7 चेंज हो रही है, डायनामिक है। वो इन्वायरमेंट से भी एनर्जी ले रहा है, वो कॉस्मोस से भी एनर्जी ले रहा है, वो फूड से भी एनर्जी ले रहा है, वो थॉट से भी एनर्जी ले रहा है, स्लीप से भी एनर्जी ले रहा है। कोविड में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये एनर्जी चेंजेस गड़बड़ हुए। पहले हम कोविड को समझते हैं। कोविड में हम सब लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चले गए, यानी कि हमारी मूवमेंट्स बंद हो गई, एक घर में एक कमरे में कैद रहना पड़ा। दूसरा, कोविड के दौरान हम सब लोगों ने मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का बियर किया, बहुत हाई लेवल का, जिसमें कुछ लोगों ने अपने आसपास के लोगों को खोया भी। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने आसपास के लोगों को या किसी खास लोगों को नहीं खोया हो। और खोने के साथ साथ खुद के प्रति कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे को ही कोविड तो नहीं हो जाएगा, ये फियर लगातार डर हम सबको डराते रहा। फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज हम सब डाउन गए, यानी हमारे इस ह्यूमन बीइंग की जो एनर्जी थी वो डाउन गई लगातार। अब ये जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स अब ये बताता है कि जैसे हमारे फिजिक बॉडी के अंदर में नाड़ी, जैसे हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, वैसे ही हमारा एक सिस्टम और है जो है नाड़ी और चक्र विज्ञान का सिस्टम, जिसमें 3,52,006 नाड़ियां हैं। अब ये समझिए कि इतना स्पेसिफिक लिख दिया है, 3,52,006 नाड़ियां, और उनके नाम लिख दिए हैं। यानी जैसे हम आर्टरीज और वेन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वेगस नर्व में डैमेज हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगी, यहाँ की वेन डैमेज, आर्टरी डैमेज हो गई तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, यहाँ का अगर नर्व डैमेज हुआ तो पैरालिसिस होगा। सिमिलर वे में वैदिक विज्ञान बोलता था कि एक एनर्जी सिस्टम पूरी बॉडी में बिछा हुआ है, और ये जो एनर्जी बॉडी है यही हमारी फिजिकल बॉडी को मेटाफिजिकल बॉडी के साथ जोड़ती है। अब क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइसेस से जब हम देखते हैं कि क्या कोरोना के बाद क्या चेंजेस आए, क्योंकि मैं क्वांटम मेडिसिन रिसर्चर हूं,
और मेरे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जहां से मैं लगातार पिछले सालों से इस पे रिसर्च कर रहा हूं, तो मेरे को देखने को मिला प्री कोविड और पोस्ट कोविड एनर्जी चेंजेस। लोगों के हार्ट की जो एनर्जी थी, लाइफ फोर्स एनर्जी, जो 4 से 6 जूल होनी चाहिए थी, ऑलमोस्ट 80% लोगों की हार्ट की एनर्जी कम आ रही है। ये कोविड के बाद देखने को मिल रहा है। और कुछ पेशेंट्स या कुछ पर्सन जिनकी जो चेंजेस हैं वो मॉडरेट से भी कम है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, 4 से 3 के बीच में है एनर्जी, तो ये माइल्ड डाउन है। 3 से लेकर 1 के बीच में है तो मॉडरेट चेंजेस हैं, और लेस देन 1 है तो सीवियर चेंजेस हैं। मैंने कुछ पेशेंट ऐसे भी देखे जिनके हार्ट की एनर्जी लेस देन 1 थी, और मैंने उन्हें कहा भी कि आप यहां पर ध्यान दीजिए कि आपका जो हार्ट का स्टेटस है लाइफ फोर्स एनर्जी का, जो उसकी वोल्टेज है बहुत कम चल रही है, आपको कोई भी ऐसा एक्सर्शन वाला काम नहीं करना है जिससे ये एंजाइना में या हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाए। कुछ लोगों ने इस बात को समझा भी और उन्होंने अपना एंजियोग्राफी भी करा के देखा तो वहां ब्लॉकेज दिखाई दिए। कुछ लोगों ने एक्सरसाइज इंड्यूस्ड टीएमटी करा के देखा तो उनको पता चला कि यस, हार्ट के अंदर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और उन्होंने मेडिसिन भी शुरू की। और कुछ लोगों ने इस बात को नजरअंदाज भी किया, और उनमें से कुछ लोग जिनसे मुझे बाद में मिलने का मौका मिला तो उन्होंने बताया, सर मेरे को अभी मेरा एंजियोग्राफी हुआ और एंजियोप्लास्टी भी करवाना पड़ा मुझे। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ फोर्स एनर्जी हार्ट की बहुत ज्यादा डाउन हुई। ये वो लोग थे जो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हुए कोविड के दौरान। और जो इमोशंस होती हैं हमारी ब्रेन के अलावा हार्ट पे इफेक्ट करती हैं। अनाहत चक्र हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाती है। और अब ऐसे में जब ये देखने को मिला, अब इन लोग अगर इन्होंने कभी अपना लाइफ फोर्स एनर्जी स्कैन करवाया ही नहीं तो इनको मालूम ही नहीं है कि मेरे हार्ट की लाइफ फोर्स एनर्जी कम है। अब जब ये एक्सर्शन कर रहे हैं, एक्सर्शन मतलब जैसे आप एक बहुत पतली रस्सी के ऊपर ज्यादा वजन लगा देंगे तो वो रस्सी टूट जाएगी। तो हार्ट हमारा वाइटल ऑर्गन है जिसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो नॉर्मल से कम है और हम उसके ऊपर एक्सर्शन डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जिसको हम बात कर रहे हैं वो आने के चांसेस हैं। फिर बाद में शायद पोस्टमार्टम में कुछ चेंजेस मिले ना मिले या उसको देखा जाए, लेकिन ये जो एनर्जी का प्रिंसिपल है, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस का कोई रोल नहीं है। अगर एक्यूट हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले मेडिकल साइंस को ही रोकना पड़ेगा, मेडिकल साइंस से उसकी लाइफ सेव कर सकती है। हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं कि नहीं है, एंजियोग्राफी से पता किया जा सकता है। और अगर ब्लॉकेज है इनिशियल लेवल पे खोल भी सकते हैं एंजियोप्लास्टी से। बहुत अच्छा है कि हमारे पास मेडिकल साइंस है, लेकिन वो नौबत ही क्यों आए? अगर मेरे को ये पता चल जाए पहले से कि कोई ऐसे स्कैन्स हो, प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव स्कैन, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बॉडी के कौन से ऑर्गन की जो वोल्टेज है वो एक ऐसी रेंज में आ चुकी है जो बाद में डिजीज में कन्वर्ट होगा। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बहुत साइंटिफिक बातें कर रहा हूं। किसी भी बॉडी के अंदर में, किसी भी सेल के अंदर में 4 स्टेजेस में डिजीज आती है। पहली स्टेज होती है एनर्जी चेंजेस, दूसरी स्टेज होती है बायोकेमिकल चेंजेस, और तीसरी होती है फिजियोलॉजिकल, और फोर्थ होती है पैथोलॉजिकल। एनर्जी चेंजेस मतलब जब बॉडी के अंदर में एनर्जी, उस सेल की वोल्टेज जो है वो लेस देन नॉर्मल चली गई है, लेकिन अभी उतनी एबनॉर्मल नहीं हुई है कि उसमें बायोकेमिकल चेंजेस आ जाए। अगर वो चेंजेस लगातार चलते रहे एनर्जी के लेवल पर, कुछ समय के बाद फिर वहां की ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, उसके बायोलॉजिकल मार्कर चेंज हो जाएंगे। ये वो स्टेज होती है जहां पर अपन ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि बीमारी आने वाली है। जैसे T3 T4 TSH बढ़ गया, या कार्डियक ट्रोपोनिन इंक्रीज हो गया, या ईसीजी में हमें कोई चेंजेस दिखाई दिए। लेकिन उससे भी पहले की स्टेज है लाइफ फोर्स एनर्जी स्टेज, जहां पर हम पता कर सकते हैं कि अगर ये लाइफ फोर्स एनर्जी चेंज आ गया है तो ये अगले 6 से 8 महीनों में, साल भर में ये बायोकेमिकल में चेंज होने वाला है। कुछ लोग बायोकेमिकल भी नहीं करवाते, ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाते, वो पड़े रहते हैं, फिर बाद में उनको सिम्टम आते हैं, और सिम्टम के बाद जब टेस्ट करा के देखते हैं फिर वहां पे पैथोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस मिलते हैं। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ये मेडिकल साइंस मानती है, और मेडिकल साइंस कहती है कि आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं, आपको प्रिवेंटिव कार्डियक चेकअप करवाना है डेफिनेटली। लेकिन उससे भी पहले एक चेकअप और है, वो है लाइफ फोर्स एनर्जी स्कैन, जो क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइसेस से किया जा सकता है। और कोविड के बाद मैंने को लगातार देखने को मिला कि कार्डियक एनर्जी कम हो रही है। अब यहां पर हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे जिनकी कार्डियक एनर्जी 3 to 4 के बीच में चल रही थी, और जब हमने उनके ऊपर ये पूरा जो हीलिंग का प्रोसेस है, क्वांटम हीलिंग में सारी चीजें आती है, लाइफ फोर्स एनर्जी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं।
जैसे श्वेता जी ने डाइट की बात की, डॉक्टर संस्कृति ने नेचुरोपैथी की बात की, डॉक्टर निखिल ने शायद कुछ मेडिसिन और प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल की बात की होगी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारे आपके लाइफ फोर्स एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। जितने भी पैथीज हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इनफैक्ट मेडिकल साइंस भी लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करता है। बस मेडिकल साइंस उस लाइफ फोर्स एनर्जी को उस वे में बात नहीं करता जिस वे में होम्योपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी करती है। दूसरी बात, जितने भी लाइफ फोर्स एनर्जी मेडिसिन है, चाहे होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, या योगा की बात करें, या और साइंसेस की बात करें, एक्यूप्रेशर की, हीलिंग की, ये सारी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को इंक्रीज करती हैं। लेकिन ये साइंसेस भी साइंटिफिक वे में उसको मेजर नहीं कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं कि क्वांटम मेडिसिन इतना प्रिसाइज है, ये बता सकता है कि आपके आने वाले समय में कहां डिजीज आने वाली है। तो क्वांटम डिवाइसेस की मदद से अगर हम लाइफ फोर्स एनर्जी को समझ जाएं, और फिर एक होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है जिसमें हमें ब्रेन, बॉडी, माइंड और सोल चारों पे काम करने की जरूरत है। कोविड ने हमारे चारों एस्पेक्ट को हिला के रख दिया, बॉडी को डैमेज किया, ब्रेन को डैमेज किया, माइंड को प्रॉब्लमेटिक किया, और सोल तक हिल गई थी हमारी। स्पिरिचुअल लेवल पे भी हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। वापस माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल के लिए हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज प्लान, मेडिटेशन और क्वांटम हीलिंग, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करनी होगी। हमें ये जो पागलपंथी चल रही है, इस पागलपंथी से बाहर आना होगा। दोबारा से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ये समझना होगा। पहली बात ये समझनी होगी कि कोविड के केस क्यों बढ़ रहे हैं। क्या दोबारा से कोई वेरिएंट आ गया है या फिर छोड़ा गया है? एक बार फिर सोचने की जरूरत है। जब हमारे पास इतने 3-4 सालों का गैप था, इसमें हमने क्यों रिसर्च नहीं की कि ये कोविड आया कहां से, पनपा कहां से, कौन सा देश रिस्पॉन्सिबल था, क्या ये बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं है? और अगर फिर दोबारा आ रहा है तो फिर क्या वैसी स्थिति बनेगी? और अगर वैसी स्थिति बनने के चांसेस हैं तो अभी से एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों फिर हम वापस फ्लाइट्स और इस सारी चीजों को समझ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इन सारी चीजों को एक डीप लेवल पे जाके समझने की जरूरत है। लेकिन इसके बियॉन्ड की बात कर रहा हूं। आज का टॉपिक ये नहीं है कि कोविड दोबारा आएगा कि नहीं। आज का टॉपिक ये है कि हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है, डाइट, लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है। इस वजह से हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन है। और कोविड के बाद हार्ट की लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन मिली, और जैसे एक्सर्शन होता है, इमीडिएट कोई ना कोई ऐसा स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो करना क्या है? डॉक्टर अनिल, यहाँ पे बातें आपने दो प्रकार की शरीर की कर दी, फिजिकल बॉडी की और मेटाफिजिकल की बॉडी की। मेडिकल फिजिकल बॉडी में 4 आते हैं। जितने भी हमारे यहाँ स्पीकर आए थे, सबने कुल मिलाकर के एक बात की कि हमारा खान पान बिगड़ा है। वन रीजन है और बड़ा रीजन मानते हैं, जो कि हार्ट अटैक को जन्म दे रहा है, जिसमें यूथ भी आ रही है। लेकिन लखनऊ के कुछ केसेस और गुजरात कुछ केसेस ने मुझे सोचने में मजबूर किया कि जब 20 साल, 22 साल और 18 साल के लड़के को अटैक आता है तो रीजन क्या है? क्योंकि 20 साल पहले का खाना उतना बिगड़ा हुआ नहीं जितना कि अभी पिछले 5-7 साल का बिगड़ा है। अब आप बात कर रहे थे कोविड का। 3 साल में कोविड में क्या इतना बड़ा लाइफ फोर्स एनर्जी में डिप्रेशन आ गया है कि लोगों की हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं? एक कारण जो क्वेश्चन यहाँ भी रेज हुए। दूसरा होता है कि डाइट, खान पान के साथ में उन्होंने कहा कि लोगों की जो लाइफ है वो सेडेंटरी हो चुकी है। लोग बैठे हैं, लोग कम कर रहे हैं, या अभी आप भी इशारा कर रहे थे कहीं ना कहीं गेम्स वगैरह मोबाइल पे लोगों का टाइम ज्यादा हो जाता है, तो अनावश्यक स्ट्रेस लेते हैं। ऐसा डॉक्टर निखिल ने भी कहा, डॉक्टर पिंपले साहब ने भी कहा, कहीं ना कहीं हमारे श्वेता जी ने भी इसी बात पे इशारा किया, संस्कृति भी इसी पे बात कर रही थी। अगर स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर रीजन है हार्ट अटैक आने का, तो सर लाइफ तो मजबूरी हमारी भी है कि हम बात जरूर करेंगे कि सर मोबाइल से दूरी बनाओ, लेकिन ये प्रोग्राम करने के लिए भी हमें मोबाइल का और लैपटॉप का, गैजेट का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे कंडीशन पे जिस क्वांटम मेडिसिन की, क्वांटम एनर्जी की आप बात कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए, उसकी ठीक है, वो हमने सब चीज टेस्ट करा लेंगे, हमको मालूम चल गया कि हमारी एनर्जी डिप्लाइड है, यहाँ पे हमारी एनर्जी बढ़ रही है। बैलेंस कैसे रखा जाए, प्रिकॉशन कैसे रखा जाए कि आने वाले समय में हम अनहेल्दी ना हो, या हमें अटैक आने की संभावनाएं जो है वो कम से कम रहे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि हमें सॉल्यूशन की बात करनी है। पहले ये समझिए कि हमारे अंदर एक फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल बिछा हुआ है, जिसे हम नाड़ी और चक्र कह रहे हैं। 3,52,006 नाड़ियां। अब हमें दूसरा काम करना है, एनर्जी ऑडिट। मुझे ये देखना है कि मैं 24 घंटे में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक
और रात के नींद के दौरान 24 घंटे जो मेरे पास में है, इसमें से कौन से समय मेरी एनर्जी इनहांस हो रही है और किन किन चीजों से मेरी एनर्जी डाउन जा रही है। इसके लिए मशीन की भी जरूरत नहीं है आपको, सिंपल आप समझिए, प्रॉपर स्लीप आपको चार्ज कर रही है, प्रॉपर डाइट आपको चार्ज कर रही है, एक्सरसाइज से आपकी एनर्जी ओपन होती है, कितना देर आप खुश रहते हैं, कितना देर आप खुश रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, उतना देर आपकी एनर्जी चार्ज हो रही है। अब दूसरी तरफ चलिए, क्या आपकी स्लीप प्रॉपर है? नहीं है। डीप स्लीप है? नहीं है। कितना देर मोबाइल और गैजेट्स पे बिता रहे हैं, कितना अनहेल्दी खा रहे हैं, क्या आप टाइमली खाना खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। क्या हम खुश रह पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या हम अंदर से खुश हैं, क्या हम अंदर से संतुष्ट हैं, क्या हम अपने आप को खालीपन महसूस तो नहीं कर रहे हैं कहीं अंदर से? ये सारी चीजें आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को डिक्रीज कर रही हैं। अगर आप करें, एक ऑडिट करिए, पेन पेपर लीजिए कि मैं दिन भर में कौन सी ऐसी एक्टिविटी करता हूं जिससे मेरी एनर्जी डाउन होती है और कौन सी ऐसी एक्टिविटी करता हूं जिससे मेरी एनर्जी इनहांस होती है। तो आप देखेंगे 90% लोगों की ऑलमोस्ट एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज ज्यादा है। तो अब ऐसे में जब ये समझ में आ गया कि मेरा ये सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, तो मुझे ये समझना होगा कि मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाता हूं जहां मेरे को भी डिजीज हो सकती है। तो मुझे अब ये देखना है कि मैं दिन भर में कैसे अपनी एनर्जी गेनिंग एक्टिविटीज बढ़ाऊं। तो पहला चीज है सुबह सोने का समय 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में डीप स्लीप चाहिए, विदाउट मोबाइल, विदाउट गैजेट्स। दूसरा है डाइट। डाइट में वो सारी चीजें लेनी है जिनके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी हाई है। वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं जिन्हें आप जर्मिनेट कर सकते हैं, जिन्हें आप कच्चा खा सकते हैं। तीसरी चीज है कि क्या मैं माइंड के लेवल पर सारा दिन स्ट्रेस में तो नहीं हूं? वो आप देखिए, हर किसी को देखने की जरूरत है, इंक्लूडिंग मी। और मुझे देखना होगा कि कैसे मैं माइंड के लेवल पर अपने आप को मोटिवेट रख सकूं या माइंड के लेवल पर अपने आप को खुश रख सकूं। माइंड आपकी इंटरनल स्टेट है। चौथा है, आप किस प्रकार के लोगों से मिल रहे हो। कहीं आप दिन भर टॉक्सिक चीजों से और टॉक्सिक लोगों से तो नहीं घिरे हुए हो। अगर घिरे हुए हो तो आपका बायोफील्ड, आपका जो ऑरा है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो और ज्यादा डैमेज होगा। तो ये देखने की जरूरत है कि किसका कितना डैमेज हो रहा है और उसको समझना है। समझने के बाद अब उसे दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है कि मुझे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिससे मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी वापस इंक्रीज हो जाए। और यही चीज हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में करते हैं। जब पर्सन आता है तो उसको होलिस्टिक वे में समझ के, उसके डाइट, लाइफस्टाइल से लेकर, उसके मेंटल प्रोसेस से लेकर, थॉट प्रोसेस से लेकर, और हमने कुछ योगिक क्रियाएं डेवलप की हैं जो उसे सिखाई जाती हैं। 90 मिनट लाइफ फोर्स एनर्जी गेनिंग एक्टिविटीज उसे कराई जाती है दिन भर में। कोई जरूरी नहीं कि जैसे आप पिंपले सर बैठे हुए हैं, मान लीजिए ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब पिंपले सर कहेंगे कि सर मैं दिन भर तो योगा नहीं कर सकता, सुबह तो करके आता हूं। लेकिन ऑफिस में बैठे बैठे भी हम कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा 5 मिनट में अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन होती है, उसी प्रकार से एक सिंपल 2 मिनट की योगिक क्रिया आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा देती है। तो एक तरफ हम अपनी नाड़ियों को ब्लॉक कर रहे हैं दिन भर, दूसरी तरफ खोलने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि दिन कर के 24 घंटे में से अगर हम 90 मिनट अपने लिए निकाल लें, 60 मिनट सुबह जिसमें वर्कआउट करना है, सारी चीजें जो एनर्जी वर्कआउट की मैं बात बोलता हूं, और 30 मिनट दिन भर में अवेयर रहना कि मुझे वो 30 मिनट कैसे कैसे यूज करने हैं। 2 मिनट खाना खाने के बाद, 2 मिनट ऑफिस में, सोने से पहले 5 मिनट। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उन चीजों को रिप्लेस कर देगी जो दिन भर में आपने नाड़ियों को बंद किया। पांडे जी, अगर आप किचन में डेली जो गंदगी निकल रही है, जो गार्बेज निकल रहा है, उसे नाली में डाल रहे हैं, तो 7 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में वो नाली कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। और आप उसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं कर रहे हैं। सेम टू सेम हमारी नाड़ियां हैं, इसमें हम अनहेल्दी फूड डाल रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल का टॉक्सिन डाल रहे हैं, टॉक्सिन लोगों के सुन के माइंड के द्वारा नाड़ियों में भर रहे हैं, और जो हमारा आसपास जो गैजेट्स और रेडिएशन और केमिकल से घिरे हुए हैं, वो भी हमारी नाड़ियों को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ब्लॉकेज के सिस्टम हजार हैं, खोलने का तरीका हमारे पास एक भी नहीं है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि हम दिन भर ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, अब मुझे ये समझना है कि मैं कौन सी तरीके से अपनी एनर्जी को गेन कर रहा हूं। और ये अपना जो खुद का बैकअप है, एनर्जी बैकअप, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो फिर मेडिसिन का बैकअप और सर्जरी का बैकअप बनाना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर अनिल। अब समय है प्रश्नों के, और प्रश्न मैं चाहूंगा कि अब एक प्रश्न भी आते रहे हमारे पास में। अगर किसी के प्रश्न है तो प्लीज
हैंड रेस कर दीजिएगा या माइक ऑन कर लीजिएगा, अपना क्वेश्चन कर लें। और साथ ही साथ में अब चाहे कि जो इंटरेक्शन है, जो मेन मोटो मेरा आज का रहा कि आपस में डॉक्टर्स भी बात करें, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है डॉक्टर अनिल की डॉक्टर आपस में अलग अलग पैथी को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं यूं कहा जाए कि सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशन के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हर पैथी अपनी अपनी जगह में अच्छी है। कुछ जगहों पे एलोपैथ का जो सहारा है, मॉडर्न मेडिसिन का सहारा, जैसे आप भी कह रहे हैं कि अगर मेजर का कारण है, क्रोनिक केसेस हैं, तो वहां पे हमें एलोपैथ पे जाना ही पड़ेगा, मॉडर्न मेडिकल साइंस पे जाना पड़ेगा डायग्नोसिस के लिए, दैट्स अ बेटर। मगर कई जगहों पे देखा गया साहब कि होम्योपैथी भी बहुत सारी बीमारियों को बहुत कारगर होती है, बहुत अच्छा किया है। खास करके मैं डॉक्टर दिलीप पिंपले साहब यहाँ बैठे हुए, मैं बहुत तारीफ करता हूँ इस पैथी की साहब, क्यों ना हिस्ट्री बहुत अच्छा लेते हैं, और जो कि शायद आज की पार्ट रट रही है, काउंसलिंग पार्ट में बहुत अच्छा है। तो वहां भी समझेंगे डॉक्टर अनिल आपका ये मेडिसिन आया और डाइट में छापरा दी है। तो किसी के कुछ प्रश्न है, क्योंकि जितना जसवीर जी ने हमसे जो क्वेश्चन लिख के भेजा था वो लगभग आंसर यहाँ मिल चुके होंगे, फिर भी सलोजा जी कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक मैं एक बार पिंपले साहब आपको फिर से बुलाता हूँ, और अभी तक की जो बातें हुई हैं इस पे आपके कमेंट्स भी ले लेंगे। डॉक्टर अनिल सर को हमने सुना है पॉजिटिव हेल्थ जोन, और जो उन्होंने बताया है लेयर्स और एनर्जी लेवल के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जिस लेवल में जो हमारे आजू बाजू जितना बढ़ रहा है, रेज बढ़ रही हैं सारी चीजें, है ना, फूड्स है ना, हम ऐसे जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें हम लोग अपने हार्ट पर झेल रहे हैं। उन सब के बारे में जो क्लियर करने का जो बहुत अच्छा इन्होंने बताया है गुप्ता सर ने, तो मेरा कहना है कि ये सब लोगों को अपनाना चाहिए। और नेचुरोपैथी भी जो है वो भी अच्छी चीज है साथ में। लेकिन मैं एज ए होम्योपैथ, मैं एक होम्योपैथी के दृष्टि से बताना चाहूंगा कि हमारा जो कंसेप्ट है होम्योपैथी का, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक्स क्योर लाइक्स वाला है सिम्टम। तो सबसे ज्यादा होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनरी मैन, जो हमारे डिस्कवरर है, उन्होंने माइंड को सबसे ज्यादा वो दिया है, मेंटल सिम्टम्स, माइंड। तो हमारा मानना है कि सारी चीजें जो बॉडी में आती हैं, जो भी डिसीज आती है, वो मेंटल सिम्टम्स से आती है। कहीं ना कहीं तो एलोपैथी भी मानता है, और रिसर्च भी है, कि मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी से जो हमारा एसिड पेप्सिक बैलेंस बिगड़ता है, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर के कॉज है, वैसे ही हमारा मेंटल हर प्रकार की चीजों को डिस्टर्ब करता है। हमारा यदि एंगर है, बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो उसका प्रभाव हमारे लीवर पे पड़ता है। डर डर के जो जीता है, फियर में, फियर फियर फियर, बहुत ज्यादा डर है किसी चीज का, तो किडनी पे इफेक्ट होता है उसका। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो आपके माइंड को बिल्कुल मारे, बिल्कुल तकलीफ देगा। बहुत ज्यादा इमोशनल सेंटी है, स्ट्रेस में है, अपनी लाइफ स्टाइल में इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं हार्ट को प्रॉब्लम करेगा। और इतने सारे फैक्टर्स हैं हार्ट को डिफेक्ट करने के लिए। तो हम होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स लेते हैं, सारे सिम्टम्स को जानते हैं कि इसको आगे आने वाले समय में क्या तकलीफ हो सकती है, क्या डिसीज हो सकती है। और होम्योपैथी का भी सिद्धांत है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज। तो होल पेशेंट को यदि हम ट्रीट करेंगे, तो ये पॉसिबल कहाँ कहाँ है? होम्योपैथी में है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने जो बताया, होलिस्टिक मेडिसिन पूरा इनका जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में हो रहा है, होल बॉडी रिपेयरिंग है। नेचुरोपैथी में भी पूरा होल बॉडी ट्रीटमेंट होता है। तो यही जो पर्सन का है, तो पर्सन एज ए पर्सन होता है, जो सर ने बताया ह्यूमन बीइंग, जो बीइंग है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोगों में यदि अवेयरनेस होगा, आज यूथ को आप देखोगे, यूथ की यदि आप एक यूथ को खड़ा करिए, तो यूथ की लाइफ स्टाइल क्या है? नंबर ऑफ यूथ है, तो हर कोई तो नहीं मर रहा है। हर आप कई यूथ ऐसे देखे हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है। आप उन यूथ को अलग करिए, जो यूथ आज की डेट में अपनी लाइफ स्टाइल को आप यदि जाएंगे करीब से देखेंगे, वो स्ट्रेस ले रहा है, उसके लाइफ में जॉब का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, लाइफ पार्टनर का स्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है। उसके बाद इतने स्ट्रेस होने के बाद वो रात के 2 बजे सोता है,
सुबह उठकर उस स्ट्रेस को रात को कम करने के लिए वो नशा में जाता है, अल्कोहल, सिगरेट्स इस पर जाता है, नशे में चला जाता है। फिर सुबह उठकर अपने हेल्थ के बारे में सोचता है, सीधा जिम में चला जाता है, ठीक? और जिम में एक्सरसाइज करे, चाहे इवनिंग में, चाहे मॉर्निंग में, कितने बजे भी, पूरी लाइफ़स्टाइल खत्म। फैमिली के साथ जाता है, किसी फ्रेंड के साथ जाता है तो वहाँ अनहेल्दी फूड्स भी खाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज, हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा पार्ट वो डालता है और जिसमें उसकी लाइफ़ पूरी तरीके से एक रिदम से हट जाती है, और जहाँ रिदम से हटी, तो हार्ट में भी एरिथमिया हो जाएगा, उसका रिदम चेंज हो जाएगा। सीधी-सी बहुत बात अच्छी है। बातें डॉक्टर पिपले साहब आपने हाँ, कही कि वाक़ई अब समझ में आया कि मैं यूथ एक चीज़ बता रहा हूँ, स्ट्रेस जो है, जी, स्ट्रेस में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिसोल, जी, वो बढ़ जाता है। अब वो बढ़ता है तो वो हार्ट में ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। राइट। और वो कम करता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम होता है। हुँ, हार्ट की मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, सीधी-सीधी बात है। तो कहीं न कहीं हर प्रकार के फैक्टर यूथ में अचानक जो हार्ट अटैक ला रहा है, वो आएगा। ब्लॉक होगा कहीं न कहीं, ठीक हो जाता है ब्लड, तो ब्लॉकेज पूरे बॉडी में घूम रहे हैं। आप हेवी एक्सरसाइज करिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब वो जो ब्लॉक है जाकर हार्ट में चला जाएगा और हार्ट ब्लॉक कर देगा। ऐसा भी हो रहा है लोगों में, जो अचानक सडन जिम में और हेवी एक्सरसाइज के कारण जो हो रहा है, उसका मेन ऑफ द कॉज़ ये भी है बेसिकली। एक प्रमुख कॉज़ आपने बता दिया। हम तक अब तक समझते थे कि बच्चों को स्ट्रेस का आएगा, लेकिन आपने स्ट्रेस के बहुत सारे पैरामीटर गिना दिए हो डॉक्टर साहब कि बहुत सारी वाक़ई योगेश जी यहाँ बैठे हैं, बिज़नेसमैन हैं। हो सकता है कि उनको स्ट्रेस हो, लेकिन उनको केवल स्ट्रेस किस चीज़ का है? फाइनेंशियल का, कि धंधा है, पैसा किधर से आ रहा है, रोकड़ा किधर से कम हो गया, वो स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन यूथ को तो आपने बहुत स्ट्रेस गिना दिया साहब। फीलिंग भी बनानी है, खाना भी खाना है, गर्लफ्रेंड को भी देखना है, मम्मी-पापा को भी देखना है, और फिर पढ़ाई का भी स्ट्रेस है। बाप रे! इतना सारा। तो वाक़ई देखना पड़ेगा हेल्थ की ओर। क्लोजिंग सेशन की ओर चल रहा हूँ मैं डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी के पास में। डॉक्टर श्वेता जी, वापस फिर मैं आपको बुला रहा हूँ। जी, वापस आपकी कुछ बातें रह गई थी, जो भी यहाँ अच्छा, पे अच्छा। अपन कंप्लीट करते हैं क्लोजिंग सेशन पे। और कुछ इसलिए भी रोका था उस समय आपको कि हम सारे पैनलिस्ट को सुन लें। तो आपके बाद में पिपले साहब को भी आपने सुना भी रिसेंटली, बातें कहीं न कहीं मेंटल को हो रही है, और जो लाइफ़स्टाइल खासकर यूथ की है, जो आज का विषय रहा कि यूथ में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, तो उस पे उन्होंने प्रकाश डाला कि यूथ काफ़ी स्ट्रेस पे चल रहा है, और देर रात तक उसको काम करने की एक आदत हो चुकी है। दैट्स द वन थिंग। एंड सेकंड जो बात है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने कही, उन्होंने पूरे एक एनर्जी की बात कही कि जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, फिर जो स्ट्रेस लेके रखे हुए हैं, अधिकतर समय में हम स्ट्रेस में ही अपने आप को जी रहे हैं। तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उन्होंने एक क्वांटम विज्ञान के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो एक मुख्य कारण है, जिस लाइफ फोर्स एनर्जी का बैलेंस बराबर नहीं है, लो एनर्जी पे काम कर रहा है कोई व्यक्ति लंबे समय तक, तो उसे इस तरह के अटैक आ सकते हैं। तो अब उसी समय डॉक्टर अनिल ने एक बात और कही कि हमें जो वो फूड्स ज्यादा लेना चाहिए जिसपे लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ती हो। तो जल्दी उनका फ्रूट्स भी उतारा था। तब थोड़ा सा मैं जो आपसे समझना चाहूंगा, एज ए न्यूट्रिशन, एज ए डाइटिशियन, कि इस जो लाइफस्टाइल अभी चल रही है, इस पे आप क्या रिकमेंड कर रहे हो ऐसे बच्चे जो स्ट्रेस भी ले रहे हैं? स्ट्रेस का बहुत सारा कारण पेपले साहब ने बता दिया है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खान-पान के टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि केवल हेल्दी खाने से बात नहीं बनती, अगर टाइमिंग ऊपर-नीचे हो गए, तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो जो 3 जो हम आजकल की डायटीशियन बोलती हैं 5 बार खाओ, बट आजकल के बिज़ी शेड्यूल में ऐसा 5 बार पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर ये तीनों मील भी आपने टाइम पे लिए तो काफ़ी आपका जो रूटीन रहेगा वो हेल्दी रहेगा और ब्रेकफ़ास्ट उठने के 2 घंटे के अंदर-अंदर करना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल का रूटीन है, लोगों के पास सुबह समय नहीं रहता, स्पेशली यंग जनरेशन के पास, क्योंकि रात को देर से सोते हैं और सुबह नींद पूरी नहीं होती। तो अगर 10 बजे भी जाना होगा तो वो लोग साढ़े 9 बजे उठते हैं। तो फिर ऐसे में तो खाने के लिए समय ही नहीं बचेगा।
तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि 10 मिनट और निकाल लें, क्योंकि यंग जनरेशन बनाती तो है नहीं कुछ, सब उनको हाथ में मिलता है। तो वो जो हाथ में मिला हुआ खाना है, उसको बस खाना ही है। अगर आप ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स से बचना चाहते हो, तो सुबह घर से निकलने के पहले नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग तब नहीं खाएँगे, तो घर से निकलने के 1 घंटे के बाद ही भूख लगने लगेगी और फिर बाहर का खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। डॉक्टर छाबड़ा, एक बड़ा डॉक्टर श्वेता, एक बड़ा सा प्रश्न है यूथ के साथ में। वो जो खास करके जो ड्यूटी आवर्स में है, उनकी 10 बजे के आसपास ड्यूटी होती है। एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपके पास रख रहा हूँ, जो मुझे मिली है जानकारी में। 10 बजे उन्हें ऑफिस जाना होता है। अब रायपुर शहर भी बड़ा हो गया, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय लगता है। लोग आज की डेट में भाटापारा से रायपुर आ रहे हैं, महासमुंद से रायपुर आ रहे हैं, दुर्ग से रायपुर आते हैं, धमतरी से अप डाउन करते हैं। ऐसे कंडीशन में उन्हें लगभग सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच घर से निकलना होता है, तब वो 10 बजे अपने वर्क स्टेशन पे पहुंचते हैं। उनका ड्यूटी छूटता है लगभग शाम को 7 बजे के आसपास। तो वो फिर घर पहुंचते हैं, तब तक उनको रात के 8:30 9 बज चुके होते हैं। अब समस्या यहाँ पे जो मेरी है कि जब वो 8 बजे घर से निकल रहे हैं, तो उनका कुकिंग हो नहीं पाता है कई लोग का। इस कंडीशन पे वो बाहर से खाना खाते हैं, और ऐसा ही रात को भी होता है, तो फिर उनको या ज़ोमैटो और स्विगी का सहारा लेना पड़ता है। अक्सर कई दिनों, सप्ताह में ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन वे उनका खाना बाहर ही होता है, या फिर मेस का खाना खा रहे हैं। तो मेस का खाना हम सबको पता है, जब हमारे ज़माने में अच्छा नहीं था, तो निश्चित रूप से इस ज़माने में मेस का खाना और अच्छा नहीं हो सकता है। बात यूथ के हेल्थ की है। यूथ के लिए ऐसे कसम टिप्स चाहिए हमें, जो इस बिजी शेड्यूल में जी रहा हो। समस्या एक और आ गई है। हाँ, रात को 9 बजे घर पहुंचने के बाद में दोस्ती भी निभानी है, तो कोई ना कोई फ्रेंड के साथ में बाहर भी जाना पड़ेगा। और लेट नाइट होता है, 12 साढ़े 12 के पहले कोई यूथ नहीं सो रहा है। ये स्टाइल है, इस पे बहुत ज्यादा चेंज करना उनके लिए एक जेल सा हो जाता है। अब प्रश्न ये है, एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनल और एज ए मदर, अब आपको जवाब देना है। बिल्कुल, काफ़ी लोग 8 बजे सुबह निकलते हैं। तो जैसे अब हम बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, तो हम उनके लिए भी सुबह साढ़े 6 बजे उठ के टिफ़िन वग़ैरह देते हैं। सारे स्कूल में तो मेस नहीं है, सारे स्कूल में खाना नहीं मिलता। तो अगर 8 बजे आप निकलते हैं, तो सभी के लिए संभव है नाश्ता करके निकलना। भले आप रात को रोटी बना के रख लें, अपने कुक से, मेड से खुद बना के रखें। सुबह ठंडी रोटी भी खाई ना, तो वो बाहर की ब्रेड से या बाहर के समोसे से ज़्यादा बेनिफिशियल है। घर की कुछ चटनियाँ, घर के कुछ अचार, चाय और चटनी भी अगर सुबह आप घर पे खा के निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप अंकुरित करके 1 दिन पहले रख सकते हैं, सुबह बस उस डब्बे को उठा के अपने साथ लेके जाना है। साथ में सीज़नल फ्रूट्स हम लोगों के यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिनको कट करने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं से भी लिया या अपने बैग में एक संतरा रख लिया, अमरूद रख लिया, बनाना रख लिया, ये भी काफ़ी पेट भरते हैं। इसके अलावा फुटाने अपने बैग में हमेशा रखें, उसके साथ थोड़े मखाने मिला के रख लें। इसकी एक छोटी-छोटी डब्बियाँ रोज़ आपके, मतलब इतना सारा एक साथ आप अपने बैग में नहीं रख सकते। हर कोई कार में नहीं जाता, बहुत लोग टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है कि हम अपनी गाड़ी में रख लें। तो हर दिन की एक छोटी डब्बी आप रात को भर लें और ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाएँ। आप जैसे पानी की बॉटल रखते हैं अपने साथ, उसी तरीके से ये 2-3 चीज़ों की डब्बियाँ रख लें। तो अगर बहुत लंबे गैप हो रहे हैं, हमें कुछ ढंग का खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम इन चीज़ों को बीच-बीच में, खाली पेट चाय पीने से अच्छा साथ में ये चीज़ें ले लें। समोसा, कचौड़ी लेने से अच्छा चाय के ये चीज़ें ले लें। बिस्किट और ब्रेड लेने से अच्छा ये चीज़ें खाएँगे, तो डेफ़िनिटली आपका कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, पिछले टॉपिक में आप समोसा से याद दिला दिया मैडम आपने मेरे को। तो पिछले में आप रह गई थी कि अगर मेरे को अभी समोसा खाने का मन रहा है, तो मैं घर में कुक करने में 2 घंटा लगेगा। तो इस बीच और जो जीभ मानती नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, अब समोसे का रिप्लेसमेंट मैं इडली सांभर बोलूँगी तो आप बोलेंगे कि टेस्ट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हाँ। तो समोसे को आप 15 दिन में 1 ही बार रखें, बट बाहर ऐसे कभी कुछ खाना हो तो भेल हो गया, इडली सांभर हो गया,
आप ढोकला खा सकते हैं। आजकल साउथ इंडियन बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है हर जगह। तो मैं चाहूँगी यही कि बाहर कुछ ऐसी चीज़ प्रेफ़र करें जो तली हुई ना हो। डीप पोहा फ्राइड ना खा हो। सकते हैं, पोहा भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है आजकल। बशर्ते आप पोहा में वो ऊपर से नमकीन और भुजिया और वो सब ना डलवाएँ। तो मतलब आप हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी कैसे बनाएँ, ये तो जानते हैं, बट हेल्दी को हेल्दी रखें, वो सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो थैंक यू डॉक्टर श्वेता जी, आज बहुत सारी बातें, और आज हमने वाक़ई बहुत सारी हेल्दी बातें करी हैं, क्योंकि मामला कहीं न दिल का था, जितना चटपटा खाएँगे उतना बीमार होंगे। और मुझे फिर याद आता है किसी ने कहा था कि सब अच्छा बात कही कि पेट सफा तो हर रोग दफा। जब आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएँगे तो वाक़ई प्रॉब्लम तो आएँगी। हमने आज एनर्जी साइंस के ऊपर में भी काफ़ी लंबी बातें किया है। और आज मुझे चलते-चलते एक टॉपिक, थैंक यू डॉक्टर पिंपले साहब, आपने दे दिया, एंजाइटी लीड्स एसिड रिफ्लक्स। अभी तक ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। जब मैं पिछले समय भी हेल्थ कैंप किया करता था छत्तीसगढ़ के पैटर्न में, डॉक्टर श्वेता जी, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अंजलि भी जानते हैं इस चीज को, कि हम जब कैंप करते थे तो हमें जो पेशेंट मिलते थे ना, इवन गांव में भी, मैं ट्राइबल एरिया में जाके भी काम किया, तो मुझे पेशेंट मिलते थे, पेट में जलन होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, और सर में दर्द होता है। सर के जब इसकी हिस्ट्री लेना चालू किया तो मालूम चला वे काफी समय तक खाली पेट रहते हैं। सुबह आकर खेत में निकलते हैं तो पार्ले जी का बिस्किट खा लेते हैं और चाय पी करके चले जाते थे, और फिर वापस जब घर पे दोपहर को आते थे तो उनका खाना बनता था और खाना खाते थे। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, मैं आपको फिर धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बार बासी की याद दिला दी है। मुझे याद है जब हम कक्षा 7वीं 8वीं में हुआ करते थे और सवेरे स्कूल जाना होता था, माँ हमको बासी रोटी की वो गोल घुमा के और चाय के साथ देती थी, हम चाय में डुबा डुबा करके रोटियां खा लिया करते तो थे। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि खाली पेट कभी नहीं रहना, वो उससे हज़ारों बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। तो ये सारी बातें आज हुई हैं, और अगला विषय मैं जरूर लेकर के आऊंगा जिसमें हम एंजाइटी से एसिड बनने का जो एक कारण है वो एंजाइटी भी हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, मन की बात थी, मैं अमृता जी आपसे इतने कहूँ कि मन को शांत रखने के जो तरीके हैं उनके एक अपने प्रोटोकॉल होते हैं, और उस प्रोटोकॉल को सामने बैठ करके ही सीखा जा सकता है तो मन शांत होगा। नहीं, और बातों और किताबों से मन शांत बल्कि नहीं होता है। तो हम आपको निवेदन करेंगे कि कभी एक हम क्लास मन के ऊपर भी रखेंगे, कि पहले तो मन को समझे। तो जो बातें भी योगेश जी ने कही कि मन एक हवा की तरह ही है जिसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे पहले इस मन को समझ तो ले, हवा को तो समझ ले कि हवा किस तरफ से आ रही है, किस तरफ जा रही है, तब शायद कुछ कर सकते हैं कि खिड़की बंद किया जाए, कि दरवाजा बंद किया जाए, कि जाली लगाई जाए, कि झरोखा रखा जाए। तो उसी तरह सबसे पहले मन को समझना पड़ेगा कि मन है कहाँ, मन के रोल क्या है, मन कैसे काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे ही मन को शांत किया जाता है, जब तक मन के स्वभाव को न समझा जाए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर बन जाए कभी तो एक बार पॉजिटिव हेल्थ जोन में डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को भी मिल लीजिए, बहुत अच्छा विज्ञान बताते हैं, और योगेश जी भी इसका लाभ उठा चुके हैं। तो एक बार जरूर आए, और एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, जिसको शायद मैं यहाँ पे बताने में शब्द मुझे नहीं मिल पाएंगे, और ना मैं आपको केवल ये कहूंगा कि फलाना वाला ध्यान या फलाना मंत्र ये लाभकर होगा, नहीं हो सकता है। उसकी एक सिस्टम को लेकर के चलेंगे। तो आज काफी समय हुआ, 1:45 बज रहे हैं सर, मैं आप सबसे अब समय चाहूंगा, और अगला विषय फिर से मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम मैं एंजाइटी के ऊपर में विषय जरूर लेकर के आऊंगा, जो मुझे आज दिखा, क्योंकि लोग हार्ट से ज्यादा परेशान तो अब पेट की बीमारी से है, एसिडिटी से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और यूथ भी अब एसिडिटी से परेशान हो गया है। और कहते हैं कि कई करोड़ रुपए का मार्केट जो है एलोपैथी में वो एंटासिड का होता है, नंबर 1। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके नाम पे केवल एक कंपनी ही चल रही है और वो केवल एंटासिड बेचती है। तो ये विषय भी लेने का है कि वाकई जो एसिडिटी है वो केवल खान पान से हो रही है, क्या हमारे खाने से हो रही है, या वाकई हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। अगर आप किसी विषय पे चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। लाइव कैंपस में मैं जुड़ा हुआ हूँ और पॉजिटिव हेल्थ जोन पे भी जुड़ा हुआ हूँ, उस ग्रुप में आप अपने प्रश्नों को वहां भेज सकते हैं। थैंक यू टू ऑल एवरीबॉडी।